Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि CBSE ने क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक रिलीज किए हैं और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ MCQs दैट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड एंड देन 2 marks 3 marks एंड 5 marks क्वेश्चंस। तो हम इन द प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं द MCQs और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 chapters एंड वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस टिल द पोएम अ टाइगर इन द जू। अब इसके आगे जो है 2 stories अबाउट फ्लाइंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं द डिस्कशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर। सो the next question is based on the extract given on the very first part or first story of the chapter 2 stories about flying, that is his first flight. So the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो पूरा दिन जो है ये जो पर्टिकुलर हमारे सीगल हैं, यंग सीगल who was not able to fly, वो यही देख रहे थे कि उनके पेरेंट्स उनके भाइयों को और उनकी बहन को सिखा रहे हैं फ्लाई करना। क्लियर? नाउ परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, देन टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव। स्किम के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, यानी पानी को बिल्कुल ऐसे टच करते हुए सरफेस पे, उसको कहते हैं स्किम करना। तो आपने कभी भी ऐसे चैनल्स पे देखा हो कि बर्ड्स आते हैं एकदम से टच करते पानी में और एकदम से फिश को पकड़कर कैच करके उड़ जाते हैं, उसे कहते हैं स्किम करना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और नीचे जाके फिश को पकड़ना कैसे है वो भी सिखा रहे थे उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, और उसने क्या देखा, अपने भाई को अपनी पहली हेरिंग यानी पहली फिश कैच करते हुए, और वो उसको बहुत जल्दी जल्दी, डिवोर यानी बहुत जल्दी जल्दी, ग्रीडीली हरीडली खाना। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, और क्योंकि उनके जो बेटा है उसने अपने पहली बार अपनी फिश कैच की, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, इसके लिए क्या हो रहा है, वो जो ब्रदर है वो खड़ा हुआ है रॉक पे, चट्टान पे, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके आसपास घूम रहे हैं और आवाजें कर रहे हैं कैसी, प्राउड वाली। यानी कि जब जैसे हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, वेरी गुड, वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू, वैसे ही वो जो बर्ड्स हैं वो उस तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे क्या कहा गया है, प्राउड कैकल। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और फिर क्या हुआ, सुबह सुबह पूरी फैमिली जो है एक बड़े से प्लेट्यू पे उड़ के गई, जैसे जिस प्लेट्यू के क्लिफ पे बिल्कुल पॉइंट पे एक्सटेंट पे खड़े हुए हैं यंग सीगर, वहां से सामने एक और प्लेट्यू है, बीच में स्पेस है, तो वहां तक वो उड़ के गए। एंड बिकॉज ये पूरी स्पेस के नीचे क्या है, बिल्कुल बिग ब्लू सी है, तो वहां को उसको देखकर ऑलरेडी यंग सीगल बहुत डर जाते हैं, तो वो वहां तक फ्लाई करके नहीं जा पाएंगे, इसीलिए ही इज प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर प्लेट्यू एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द अदर प्लेट्यू, वहां पर पूरी फैमिली उड़ के जा चुकी है, और वो लोग उसको टॉन्ट कर रहे हैं किसके लिए, उसके कॉवर्डिस के लिए, यानी कि वो डरपोक है ना, उस चीज के लिए उसको चिढ़ाते हुए जा रहे हैं। डन? तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट है, हर एक चीज क्लियर हो गई है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. So the first one is, based on the given sentence, pick the option that corresponds to what human parents would say while his parents circled around raising a proud cackle. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसका मतलब क्या है, देखो अगर कुछ भी नहीं पता आपको क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है, अगर आप बेसिक मीनिंग समझ जाओ ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस पूरे क्वेश्चन बैंक के। द थिंग इज यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, सिर्फ उसकी जरूरत है। एक्सट्रैक्ट समझ गए हैं, ऑलरेडी इतनी बार पढ़ चुके हैं एक्सट्रैक्ट को, यानी हमारे घर की जो हम मेहनत करनी वो हम प्रेपरेशन करके जा चुके एग्जाम में। नाउ बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस देख के लगता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑप्शन बहुत पास पास हैं, बट इट इज वेरी इजी। नाउ लेट्स सी हाउ। बोला क्या है कि ये जो सेंटेंस है प्राउड कैकल, यानी कि कुछ खुशी की बात है, कुछ अच्छा किया है, अचीव किया है। अब यही चीज अगर हम करते तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते, वेल डन, ओ नो, रेडी, रियली। तो अब देखो ऑप्शंस ही समझ लो कितना इजी है। वेल डन यानी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, अचीवमेंट पे ये बोल सकते हैं पेरेंट्स। ओ नो, क्या वो दुखी हो जाएंगे, अरे क्यों कर लिया तुमने अचीव, नहीं, तो सेकंड ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड इज रेडी, क्या तुम तैयार हो, तैयार हो मतलब जब बिगिन करना है, बट ऑलरेडी अचीवमेंट हो गई है, तो रेडी इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट रियली, यानी पेरेंट्स कभी होते हैं क्या ऐसे कि अरे तुमने कैसे कर लिया, हमें तो विश्वास ही नहीं है, नो, दे आर ऑलवेज हैप्पी फॉर यू, यानी कि बाकी के 3 ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज वेल डन, जो कि इस क्वेश्चन के साथ जाता है। सो द आंसर शुड बी व्हाट, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वेल डन। क्लियर? तो इतना इजी क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज, व्हिच ऑप्शन लिस्ट द इमेज नियरेस्ट टू स्किम द वेव्स। अगर आपने जब चैप्टर के हम रिविजन्स कर रहे हैं, वन शॉट पढ़ रहे हैं, अभी मैंने एक्सट्रैक्ट समझाया, अगर ये नहीं समझ रहे हो ध्यान से, सीधे क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो,
तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपको स्किम का मतलब ही नहीं पता होगा आप इमेज कैसे समझोगे। तो अब हमें ये पता है स्किम मतलब पानी को बिल्कुल टच करते हुए, राइट। तो फर्स्ट इमेज में देखो तो वो खड़ा हुआ है पानी में, नेक्स्ट में वो ऑलमोस्ट अपने चेस्ट के साथ पानी में बैठा हुआ है हाफ वे, थर्ड इमेज में पानी को टच कर रही है बर्ड, फोर्थ इमेज में पानी के अंदर फेस को डालकर फिश पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो वी कैन से दैट इज फॉर डाइविंग फॉर द फिश। तो यानी सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जिसमें पानी को टच कर रही है फिश, सॉरी बर्ड, इसीलिए इमेज नंबर 3 यानी सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो वही है हमारा सही आंसर। क्लियर? ऑल राइट। Next is imagine that the young girl attended a workshop on inspiration and confidence building and received a couple of pieces of advice. क्या बोला गया है? आपको ये इमेजिन करना है कि जो सीगल है वो कहाँ गए? वर्कशॉप अटेंड करने, और जो उस वर्कशॉप में इंस्पिरेशन मोटिवेट करने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो कॉन्फिडेंस की कमी थी ना यंग सीगल में, वो डरता था उड़ने के लिए, उन चीजों के लिए एक वर्कशॉप अटेंड करते हैं। तो बताइए उनको कौन सी ऐसी एडवाइसेस हैं जो कि वहां पे वर्कशॉप जो भी दे रहे हैं वो उनको एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। तो पहली एडवाइस है नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। अगर आप अपने आप को समझ जाओ कि आप क्या हो तो वहीं से बिगिन होता है रियल नॉलेज। तो यहाँ पर यंग सीगल जो है, क्या वो कहीं पे भी ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो अपने आप को जानता नहीं है या क्या? नहीं, वो डरता है बस उड़ने से। ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो उड़ने की उसमें कैपेबिलिटी है, उड़ते ऐसे हैं, मैं यंग सीगल हूँ, मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स की तरह हूँ, मेरे विंग्स जो हैं वो और अच्छे डेवलप्ड हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, ये भी पता है उनको। यानी यंग सीगल अपने बारे में जानते हैं। इट्स जस्ट दैट लैक ऑफ करेज या फिर थोड़ी बहुत जो नर्वसनेस होती है उसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन अभी तक तो अप्रोप्रिएट नहीं है, देन टू लेट्स कीप इट। ठीक है। सेकंड है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जो सबसे पहले कोशिश करता है वही चीज ले जाता है, यानी कि द वन हु फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटी दैट पर्सन विंस। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यंग सीगल को समझाएंगे कि सबसे पहले जो है तुम्हें करनी चाहिए ये चीज, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, राइट। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट होता है। अब एक काम करो, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, थर्ड फोर्थ पढ़ने से पहले ऑप्शंस देख लो, जिसमें भी सेकंड ऑप्शन है वो आपका गलत आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन फर्स्ट में भी है, हटा दो, बी को भी हटा दो, देन सी और डी बचते हैं। यानी कि आपको क्या देखना है? थर्ड और फोर्थ देखने हैं। अगर थर्ड सही है तो फिर आपका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। क्लियर? थर्ड सही नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डन। तो चलिए थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, बट उसके पहले आपको बोला क्या है? चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स दीज पीसेस ऑफ एडवाइस मोस्ट रेलेवेंट। यानी डू नॉट नहीं बोला है, पॉजिटिवली बोला, यानी कौन सी एडवाइस सही है फॉर द यंग सीगल। ठीक है। तो जैसे ही थर्ड ऑप्शन को पढ़ते हो, इफ इट इज करेक्ट देन डेफिनेटली हमें अपना आंसर मिल जाएगा, फिर फर्स्ट पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? इट डज नॉट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपने भाई बहन को देख रहा है ना, तो व्हाट अदर्स आर डूइंग वो चीज वो देख रहा है, बट वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे क्या करना है। ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन हिमसेल्फ, रादर ही इज ऑब्जर्विंग हिज सिबलिंग्स, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन फोर्थ तो सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में फोर्थ है, फिर भी पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कि आपको जो भी चीज चाहिए होती है लाइफ में वो आपके डर के उस पार आपके लिए वेट कर रही होती है, या फिर आपको वहीं पे वो मिलती है। जिस दिन आप डर का पार कर लेते हो, डर वाला फियर वाला जो रोड है उसको आप क्रॉस कर लेते हो, दैट टाइम यू गेट व्हाटएवर यू डिजर्व और यू वांटेड। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन तो डायरेक्टली सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड में चूज करना होगा, तो क्या जा रहा है? इज एक्सट्रैक्ट के साथ थर्ड ऑप्शन, यानी जिसमें भी थर्ड ऑप्शन था डी में और सी में, किसमें है? थर्ड, तो ऑप्शन सी में। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? तो इस तरीके से एलिमिनेट करो। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था, फर्स्ट टू ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन था, हटा दो वो, बचता क्या है? थर्ड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, यानी फोर्थ तो सही है, आपको थर्ड और फर्स्ट के बीच में चूज करना है। थर्ड डायरेक्टली समझ आ रहा है कि यस इट इज द राइट वन, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीलिंग्स डिड द यंग गर्ल नॉट फील। जैसे ही वर्ड नॉट, डज नॉट दिख जाए ना, वहां पे अपनी आंखें बड़ी कर लो कि ये चीज ध्यान में रखनी है, नॉट बोला है। क्लियर? क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? हम जो है यस वाले जो होते हैं ना उसको ही टिक करके आ जाते हैं, बल्कि पूछा क्या गया होता है? नॉट वाले ऑप्शंस। क्लियर? तो क्या बोला है कि यंग गर्ल या यंग सीगल इनमें से क्या चीज है जो नहीं सोच रहा होगा? कब? All day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister। यानी जब वो अपनी पूरी फैमिली को उड़ते हुए देख रहा है, फ्लाई करते हुए देख रहा है, उस वक्त यंग सीगल के दिमाग में इनमें से क्या नहीं होगा? देखो इस सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना, 7 वर्ड्स, इनके मीनिंग अभी मैं डिस्कस करूंगी, बट मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, देखो एलिमिनेशन वाला, कि इसमें आप पहले 2 ऑप्शन पढ़ के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैसे? पहला क्या दिया हुआ है? सैड। अब यंग सीगल ऑब्वियसली सैड है, दुखी है कि वो नहीं फ्लाई कर रहा है, राइट? यानी कि सैड क्या है?
इट इज समथिंग विच ही इज फीलिंग, हमसे क्या बोला गया है, नॉट, यानी जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन काय में दिया है, ए में, तो ये हट गया ऑप्शन। अब क्या बचता है, बी सी डी। अब बी सी डी में क्या देख रहे हो, बी और सी में सेकंड ऑप्शन है, डी में सेकंड ऑप्शन नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन अगर सही हुआ, यानी ही इज नॉट फीलिंग सेकंड ऑप्शन, देन हमारा आंसर बी और सी में से होगा। तो एक स्टेप और फर्दर हम चेक करेंगे। बट फॉर्चुनेटली अगर सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं है तो फिर क्या करोगे, फिर हम सीधे सीधे डी को टिक कर देंगे। तो क्या लिखा है यहां पर, नॉट इनकॉम्पिटेंट, यानी ही वॉज नॉट फीलिंग इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब उसमें एबिलिटी नहीं है या फिर वो नहीं कर सकता ये चीज। सो वॉज ही नॉट फीलिंग इनकॉम्पिटेंट, इज इट करेक्ट और नॉट। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोलते हैं बी और सी सही है, सो ही वॉज नॉट फीलिंग इनकॉम्पिटेंट। बट अगर हम बोले ही इज फीलिंग इनकॉम्पिटेंट, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो इनकॉम्पिटेंट मतलब एबिलिटी नहीं है, ऑब्वियसली वो यही सोच रहा है कि वो फ्लाई नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, नहीं होना चाहिए आंसर में, ही वॉज फीलिंग इनकॉम्पिटेंट। हमसे पूछा गया ही वॉज नॉट फीलिंग इनकॉम्पिटेंट, क्लियर। तो यहाँ पे इसीलिए बी और सी क्या हो गए, एलिमिनेट, बचा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वो चीजें हैं जो कि वो नहीं फील कर रहा है। डन। तो ये है पहला तरीका। तो आपको आधे मिनट से भी कम में क्या मिल गया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। बट द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते हो, बल्कि ये चीज आपको फॉलो करनी चाहिए, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू शुड फॉलो, एलिमिनेशन मेथड। बट अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग समझ लो, फिर आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। तो सैड तो वो फील कर रहा है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए ऑप्शंस में, राइट, क्योंकि नॉट सैड हो जाएगा। देन इनकॉम्पिटेंट, यस ही इज फीलिंग इनकॉम्पिटेंट, बट हमें बोला गया है नॉट, ठीक है। तो यहां पर है लैकिंग द नेसेसरी स्किल टू डू समथिंग वेल, सो ही फील्स कि वो नहीं उड़ सकता। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, गलत, राइट, क्योंकि नॉट इनकॉम्पिटेंट हो गया। देन ही इज नॉट फीलिंग एक्सक्लूडेड, ही इज फीलिंग एक्सक्लूडेड, यानी कि वो अपने आप को अलग महसूस कर रहा है पूरे ग्रुप से। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, अनग्रेटफुल, यानी ही इज नॉट फीलिंग थैंकलेस। अनग्रेटफुल यानी कि थैंक यू नहीं फील कर रहा है वो किसी के लिए, थैंकफुल नहीं फील करना। और नॉट थैंकफुल यानी ही इज थैंकफुल, फॉर व्हाट ही विल बी थैंकफुल, राइट। तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, ये आ जाएगा नॉट अनग्रेटफुल में। देन इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड यानी इज ही फीलिंग मोटिवेटेड, नो, सो नॉट ही तो बोला है, नॉट इंस्पायर्ड, यस, तो इट इज व्हाट, द करेक्ट वन। देन नॉट जेलस, या ही इज नॉट फीलिंग जेलस, क्यों फील करेगा जेलस अपनी फैमिली से, तो ये क्या है, ये भी सही है, राइट। नेक्स्ट बचता है एंशियस, एंशियस यानी ही इज वरीड एंड अफ्रेड, ही इज वरीड एंड अफ्रेड, बट हमको क्या बोला है, नॉट एंशियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो अगर नॉट के साथ नहीं पढ़ोगे ना, पक्का गलती करके आओगे। तो पहला ऑप्शन तो समझ आ गया था हमको कि जैसे इनकॉम्पिटेंट वाली चीज हमने देखी, हमको अपना आंसर मिल गया। बट अब हमारे पास फिर से क्या मिल गया, सेकंड ऑप्शन की सारे वर्ड्स हमने समझ लिए। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जिस भी ऑप्शन में गिवन होगा, दैट वुड बी योर राइट आंसर। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, इट्स ओनली ऑप्शन नंबर डी, जहां पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है। ही इज नॉट फीलिंग जेलस, ही इज नॉट अनग्रेटफुल, क्लियर। तो नॉट लगाकर सोचना, ही इज नॉट फीलिंग इंस्पायर्ड, डन, ऑलराइट। सो द आंसर नंबर डी इज the correct one. Now the next question is select the most appropriate option for the following. ऐसे बहुत से questions आपको दिए हैं। करना क्या होता है ना, आपको पकड़ना है ये चीज, नंबर 1 या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है, वर्ब है, तो ये सब चीजों वाला एक क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन आ रहा है आपका पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस पे। तो लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस में सारे पढ़ा चुकी हूँ, हर एक पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वन शॉट रिविजन देख सकते हो, आपको जिस भी पोएम के लिटरेरी डिवाइस में थोड़ा भी डाउट है, क्लियर। थर्ड जो टाइप का क्वेश्चन है वो है सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड, क्लियर। जैसे डिवोर, डिवोर का मतलब हमें पता है, यस, तो डिवोर का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी खाना। नेक्स्ट है गजल, तो आपको पता होना चाहिए वर्ड गजल का मीनिंग, विच यू डोंट नो, व्हाई, बिकॉज आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपने सिनोनिम एंटोनिम ढूंढे ही नहीं जो मैंने आपको बोला था। बट फॉर द स्टूडेंट्स जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि जो मैं डे 1 से बोल रही हूँ, देन यू कैन गेट दिस आंसर वेरी क्विकली। यानी क्या बोला है, गजल, गजल का मतलब भी क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी, हरीडली खाना। तो ये क्या है, डिवोर और गजल सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। निबल क्या होता है, निबल मतलब धीरे धीरे, चुप चुप के खाना, जैसे बर्ड्स खाती है ना, धीरे धीरे एक एक दाना खाती हैं, जैसे कोई इंसान
बहुत धीरे धीरे खाता है तो उसको बोलते हैं कि यार ये बर्ड्स की तरह निबल कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमको ऐसा कुछ वर्ड्स चाहिए जो कि निबल से सेम मीनिंग हो, यानी कि जिसका भी मतलब क्या है, धीरे धीरे चुग चुग के खाना। तो सबसे पहले तो इन सबका मीनिंग देख लो। डिवोर मीन्स ईट हंग्रीली और क्विकली, विच वी ऑलरेडी नो। गजल ऑल्सो मीन्स ईट और ड्रिंक, ज्यादातर ड्रिंक के लिए लेते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पीना। Nibble means to eat in small bits, यानी we need an option which gives the same meaning as the word nibble, because devour और guzzle क्या है, same meaning। तो जैसा devour is to guzzle, same way we need nibble is to the dash word, right? तो यहाँ पर nibble is to eat in small bits। First option is chew। chew तो हमको पता ही है चबाना, तो यहाँ पे छोटे छोटे बिट्स में चबाओ, जल्दी जल्दी चबाओ, उससे कुछ क्लियर हो रहा है नहीं, तो chew is not the right answer। chew is just the process कि आप चबा चबा के खाते हो। नेक्स्ट इज सेवो। सेवो का मतलब क्या होता है, टेस्ट एंड एंजॉय टू द फुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैसे खा रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरे खाने को अच्छे से एंजॉय करके खाना। देन पेक मीन्स, पेक मतलब होता है बर्ड्स के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिकली, कि वो अपनी चोंच से जब एक एक दाना उठा उठा के खाते हैं, यानी टू बाइट एट समथिंग द वे इट डज, वे अ बर्ड डज। तो अगर आप कल को किसी को देखो जो कि बहुत धीरे धीरे एक एक दाना ले लेके खा रहा है, छोटे छोटे कोर बना के खा रहा है, उसको आप बोल सकते हो कि ये तो पैक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। सो पैक इज द वर्ड डेफिनेटली जो निबल से मैच कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है गल्प। गल्प का मतलब ही क्या होता है, बहुत जल्दी स्वालो करना, और ये वर्ड भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं सम ऑफ द अदर चैप्टर। क्लियर? तो इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जो कि सेम है एज word nibble। इसका मतलब devour is to guzzle is proportionate to nibble is to peck। Done? All right। नेक्स्ट जो आपका एक्सट्रैक्ट है, यानी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन से, इट वाज जस्ट दिस क्वेश्चन जिसमें आपको मीनिंग पता होना चाहिए था। डन। नेक्स्ट इज ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग कम once and he soared upwards। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली जब वो नहीं खाना लेने के लिए कूदता है अपनी मॉम के बीक में से खाना लेने के लिए, फिश लेने के लिए, तो उस वक्त वो एकदम से फ्लाई करने लगता है, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर कि भाई मैं डरता हूं, मैं कैसे जाऊंगा, वो सिर्फ हंगर की वजह से ही जस्ट वेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ही फेल्ट डिजी, थोड़ा उसको चक्कर आने लगे, थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस फील करने लगा, भूख की वजह से नहीं, इस वक्त डर की वजह से कि एकदम से जो सडन वो चीज की ना उसने कभी लाइफ में नहीं की थी, उसकी वजह से वो डिजी फील कर रहा था, यानी फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा था, दैट्स व्हाई। Then he flapped his wings once and he soared upwards। और अपने विंग्स फ्लैप किए यानी कि हिलाए, और soared upwards यानी कि ऐसे अगर वो फ्लाई करता था एकदम से ऊपर की तरफ उसकी उड़ान हुई। गा 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 गा, his mother swooped past him, her wings making a loud noise। और ये सब चीजें जो है, गाना मतलब जो साउंड है उनकी मॉम प्रोड्यूस करी, क्योंकि उनके बेटा जो है फाइनली वो फ्लाई करने लग गया। एंड देन वो भी चले जाती है अपने विंग्स से बड़ा बड़ा साउंड प्रोड्यूस करते हुए, यानी खुशी के मारे अपने विंग्स को बहुत ज्यादा फ्लैप करती है, वो उससे आवाजें आती है। He answered her with another scream। और ये जब ऐसा साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो उनका जो बेटा है वो भी एक कोई स्क्रीम या चिल्लाते हुए उनको आंसर बैक कर रहा है। Then his father flew over him screaming। तो सबसे पहले मॉम गई उनके पीछे, देन फाइनली चिल्लाते हुए कौन गए, उनके पापा गए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting। अब क्या होता है, फाइनली वो क्या देखते हैं कि उनके जो दो भाई हैं और जो उनकी बहन है वो उनके अराउंड क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले कर्वेटिंग। कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स। तो अभी हम पिक्चर देखेंगे लीपिंग का क्या होता है। सो कर्वेटिंग मीन्स एक घोड़े का एक पोस्चर होता है कि वो लीव करता है, अपने हाथ पैर उठा लेता है, ऊपर के जो सामने के पैर होते हैं उसको उठा लेता है, उसे कहते हैं लीपिंग वाला पोस्चर। एंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब क्या है, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, यानी थोड़ा सा टिल्टेड वे में। एंड सोरिंग, सोरिंग मीन्स टू फ्लाई इन द एयर, अभी बोला ना सोर्ड अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ फ्लाई करना। एंड डाइविंग, फाइनली वाटर में जंप करना विथ योर आर्म्स एंड हेड फर्स्ट, यानी कि आर्म्स और जो हेड है उसके साथ ऐसे जाते हुए किसमें, पानी में, तभी डाइव वर्ड आता है। तो ये वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको पता है तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। क्लियर? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले अपने आप को लीप किया, देन उसके बाद उन्होंने अपने विंग्स जो हैं उन्हें टिल्ट किए, फिर वो सोर करने लगे, आगे बढ़ने लगे, एंड फाइनली वो डाइव कर रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। फाइनली क्या होता है, वो जो है भूल ही गए कि वो कभी फ्लाई नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि नेचुरल है, बॉडी को आदत है फ्लाई करने की, उनको नहीं पता था, राइट? तो अब ऑलरेडी वो नेचुरल टेंडेंसी थी, बस वो डर था जो रोका हुआ था उसको, तो जब वो फ्लाई करता वो भूल ही गया कि कभी उसको फ्लाई करना आता ही नहीं था। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि he was knowing how to fly, it was just the fear that was holding him back। And then he was able to fly, commended himself, खुद को बिल्कुल किया कि very good you did it, and to dive and soar and curve। और वो भी वही चीजें, डाइव करना, then soar करना, then curve करना, हर एक चीज जो है वो अपने आप को बोल रहा है कि you have to do it। Shrieking shrilly, shrieking shrilly क्या होता है, shrieking मतलब एक पिच, हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करना, और shrilly भी क्या होता है, और तेज चिल्लाना। तो दोनों ही क्या बता रहे हैं, किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, वो वर्ड बता रहा है shrilly। Clear? All right। Now the first question is pick the most appropriate reason why the young girl felt dizzy। most appropriate का मतलब क्या होता है, दो, या तो
कि ऑप्शन जो है वो एक ही सही होगा, या फिर कुछ ऑप्शंस होंगे जो कि आपको लगेंगे कि दोनों सही हैं, बट उनमें से जो सबसे सही है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। तो ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर अ डे, जिसने ये चीज अभी एक्सट्रैक्ट में नहीं समझी जो मैंने बताई, तो वो पक्का फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा के आएगा, राइट, कि उसने कुछ खाया नहीं इसलिए उसको डिजी फील हो रहा है। अरे जब उसने कुछ खाया नहीं था तो जब वो रॉक पे बैठा था तब वो डिजी फील कर रहा होगा ना, अभी उड़ते वक्त क्यों डिजी फील करेगा? हंगर की वजह से। ही वॉज डिजी विद एक्साइटमेंट, नो, एक्साइटमेंट की वजह से वो डिजी नहीं था। ही वॉज नॉट एक्साइटेड कि अरे बाप रे जो मैं चीज नहीं कर पा रहा था वो मैंने कर ली। ही वॉज वेरी ऑफ हाइट्स, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, इस वजह से वो डिजी फील कर रहा था। ये भी हम कह सकते हैं, येस दिस कैन बी एन आंसर। ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट बिकॉज हम एक्सट्रैक्ट समझ चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द रीजन क्यों वो डिजी फील कर रहा है, क्योंकि वो ही वॉज नॉट फीलिंग, सॉरी, Why he was feeling dizzy, मतलब कि चक्कर क्यों आ रहे थे उसको, बिकॉज वो पहली बार फ्लाई कर रहा था, क्लियर, क्योंकि उसको आदत नहीं थी, इस वजह से वो डिजी फील कर रहा था। बिकॉज बर्ड्स जो हैं उनको उड़ने की आदत होती है, नेचुरल टेंडेंसी है उनकी, तो जब वो उड़ते हैं ना तो कोई भी दिक्कत होगी तो उस वजह से डिजी फील नहीं करेंगे, राइट, क्यों, क्योंकि उनको वो पता है कि वो चीज नॉर्मल है उनके लिए। तो यहाँ पर खाने की बात हम नहीं कर सकते। सेकेंडली एक्साइटमेंट, बिल्कुल उसकी वजह से वो डिजी फील ना कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ही वॉज वेरी ऑफ हाइट्स, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डी ऑप्शन क्या है, परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमको पता है स्टोरी का नाम भी क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा था इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद द एक्सट्रैक्ट देन आपको पता है कि लास्ट आंसर क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स ऑफ द गर्ल्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। जब वो चिल्ला रहे हैं ना उसके पेरेंट्स, देन उसने खुद आंसर बैक किया, फिर फादर भी उड़ते हुए गए चिल्लाते हुए, तो क्या चिल्ला रहे होंगे वो, खुश हैं वो कि उनका बेटा फाइनली फर्स्ट फ्लाइट अपनी सक्सेसफुली कर पाया। तो पहला दिया है इलेशन यानी वेरी हैप्पी, बिविल्डरमेंट यानी कंफ्यूज्ड, शॉक यानी दे वर लाइक हैं ये कैसे हो गया, एंड प्रोटेक्शन यानी दे वर बीइंग फीलिंग प्रोटेक्टिव फॉर देयर सन कि नहीं भाई वो उड़ जाएगा तो गिर जाएगा नहीं। तो हमें पता है कि जब पहली बार वो अपने बच्चे को उड़ते हुए देखते हैं, जैसे पहली बार जब आप छोटे हो आप सबसे पहले ए बोला होगा अपने, या मम्मी बोला होगा, पापा बोला होगा, तो वो लोग शॉक नहीं हुए होंगे बल्कि क्या हुए होंगे, बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, कंफ्यूज्ड भी नहीं हुए होंगे, एंड बीइंग प्रोटेक्टिव यहाँ पे आता ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है वो जो कि क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो नहीं समझ आ रहा क्या हुआ होगा तो लिंक करो उसको अपनी लाइफ से, देन यू विल गेट द आंसर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द लाइन he completely forgot that he had not always been able to fly implies। अब क्या बोल रहे हैं, जब वो ये वो सोच मतलब भूल ही गए कि वो कभी भी फ्लाई नहीं कर पाते थे, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, he was always being able to fly, वो था ही नेचुरली उसके अंदर, वो डर था जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, क्लियर। सो ग्रेट कॉन्फिडेंस द यंग गर्ल हैड इन हिज स्किल्स, नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग, satisfaction and joy of flying together as a family, desire of the young girl to leave his fears behind। तो नंबर वन तो हो ही नहीं सकता कि उसको कॉन्फिडेंस था, हाँ मेरी जो अच्छी स्किल्स हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो वो पहले ही उड़ लेता। नेक्स्ट नेचुरलनेस कि ऑलरेडी एक फ्लाइंग की नेचुरल एबिलिटी होती है, येस दिस कैन बी अ रीजन। सैटिस्फैक्शन एंड जॉय ऑफ फ्लाइंग टुगेदर एज अ फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस चीज की वजह से भूल गया कि वो सैटिस्फाइड था, खुश था अपनी फैमिली के साथ उड़ते हुए, क्योंकि वो ये चीज अगर पहले ही होती दिमाग में तो ही कुड हैव डन दिस वे बिफोर। देन डिजायर ऑफ द यंग गर्ल टू लीव हिज फियर्स बिहाइंड, कि उसके दिमाग में चला था नहीं आज तो मैं अपने डर को पीछे रख दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं उड़ा था बल्कि उसको मजबूर किया गया, उनकी मॉम ने ट्रिक खेली थी इसकी वजह से वो उड़ा था। यानी सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि फिट बैठता है इस लाइन के लिए, वो है नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग गर्ल। डन, ऑल राइट। सो द ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Now the next question given to you is the extract refers to the many movements। अब ये question है जो मैंने बोला ना अभी आपको अगर मीनिंग पता हो, so the extract refers to many movements of the young girls, brothers and sisters कि उनकी क्या है, पहले लीप करना, then tilt करना, right, सोर करना and all। Choose the option that correctly sequences these movements। so आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्टली इन ऑप्शंस को सीक्वेंस में बताते हैं। डन, ऑल राइट। So this is the first option, the young girls, brothers and sister flew by tilting their wings। देखो हम ना सबसे पहले एक्सट्रैक्ट में पीछे जाते हैं, तो यहां अगर हम बात करें तो नंबर वन क्या बोला है, लीपिंग लाइक अ हॉर्स यानी करवेटिंग, फिर है फ्लाइंग विद वन विंग अदर स्लाइटली टिल्टेड वी कैन से, एंड सोरिंग यानी ऊपर उड़ना, एंड देन डाइविंग। यानी आपको ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर वन उठे, देन टिल्ट किए अपने विंग्स, देन हायर उड़े, सोर किया, एंड फाइनली डाइव किया, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है,
टिल्टिंग देयर विंग्स, तो ये क्या था, सेकंड वन। अब इसके पहले सेकंड ऑप्शन पढ़े, लीपिंग की जो मैंने बात की ना, ऐसा होता है लीप करना, ठीक है, तो थोड़ा एकदम से उठना, तो ये होता है कर्वेटिंग, जो कि ये ब्रदर्स और सिस्टर्स कर रहे थे, किसके, यंग गर्ल के, तो पहला ऑप्शन तो खुद ही कट जाता है। नेक्स्ट, द यंग गर्ल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू बाय प्लंजिंग हेड फर्स्ट, यानी डाइव किया गया पहले, नहीं वो लास्ट स्टेप था, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। द यंग गर्ल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू विद डार्टिंग मोमेंट्स, डार्टिंग का मतलब ही होता है कि एकदम से लीप करना, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब आगे पढ़ने से पहले हम डी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता ही डायरेक्टली कैंसिल हो जाए। द यंग गर्ल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू बाय राइजिंग हाई, यानी कि सोरिंग, तो डेफिनेटली डी ऑप्शन भी खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है, बिकॉज सोरिंग क्या थी, थर्ड स्टेप, डन। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब पहले डार्टिंग मूवमेंट, जिसका मतलब है कर्वेटिंग, टिल्टेड देयर विंग्स, जो कि थी सेकंड स्टेप, फिर था सोरिंग यानी रोज हाई, एंड फाइनली डाइव किया यानी प्लंज्ड हेड फर्स्ट। यानी वो चारों का मीनिंग अगर आपको क्लियर है, अपने एक्सट्रैक्ट में, अपने लेसन में हर एक वर्ड का मीनिंग आपको अगर क्लियर है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यू सॉल्व कर लोगे, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो डायरेक्ट आंसर है। तो इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी कि पूरा ऑप्शन पढ़ रहे हो, पहली स्टेप समझ आ गई ना अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, तो क्लियर हो जाएगा आंसर, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स द यूज ऑफ द लिटरेरी डिवाइस इन श्रीकिंग श्रीली, तो मिरर का मतलब आईना यानी सेम चीज, ठीक है, तो यहां पे क्या बात किया गया है, श्रीकिंग यानी चिल्ला रहा है, कैसे, श्रीली यानी और हाई पिच करते हुए, बिल्कुल एक चुपती हुई आवाज में, तो श्रीली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। नंबर वन लिटरेरी डिवाइस अगर आपको याद हो तो हम बोलेंगे एस एस साउंड रिपीट हो रहा है, भाई ये क्या है, एलिट्रेशन है। चलो ऑप्शंस देखते हैं, अगर एलिट्रेशन से काम हो गया तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन सही मिल जाएगा। स्पार्कलिंग सागा, एस रिपीट हो रहा है, सिंगिंग सॉफ्ट, एस रिपीट हो रहा है, भाई दो ऑप्शंस हैं, आगे बढ़ो ही मत, देखोगे तो सभी में एलिट्रेशन है, तो पहली वाली जो पोएटिक डिवाइस का हमारा जो फंडा है, कैंसर। नंबर टू क्या देख सकते हो, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, तो क्यों ना ऐसा ऑप्शन पकड़े जिसमें साउंड की बात हो रही है, राइट, तो स्पार्कलिंग सागा, स्पार्कलिंग इज नॉट रिलेटेड टू अ साउंड, सिंगिंग यस, तो बी ऑप्शन रख लो। स्लिपरी स्लोपीली बिल्कुल नहीं बोल सकते, इसमें कोई साउंड नहीं है। स्नीज साइलेंटली यस, स्नीज करना, छींकना, साउंड की बात हो रही है, ठीक है। अब बी और सी में से, बी और डी में से क्या सही है वो देख लेते हैं, तो यहां हम बोल रहे हैं वो श्रीकिंग श्रीली, श्रीली क्या होता है, एक एडवर्ब, एल वाई लग गया ना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो श्रीली क्या है, एडवर्ब, यानी आपको क्या करना है, बी और डी में से उस वर्ड को चूज करना है जो कि पर्टिकुलरली एडवर्ब के साथ दिख रहा हो साउंड। तो ध्यान से देखो, सॉफ्ट है, सॉफ्टली नहीं है, साइलेंटली, ठीक है, तो साइलेंटली में एलवाई लगा, ये एडवर्ब है, तो ये क्या हो गया, स्नीज साइलेंटली। और यहाँ सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट मीन्स बहुत ज्यादा मुलायम, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, वो भी डायरेक्टली क्लियर हो गया। तो एडवर्ब नहीं भी पता तो भी सॉफ्ट से कैंसिल कर दोगे, यानी फाइनली आपका आंसर क्या है, स्नीज साइलेंटली, डन। तो इस तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या एलिट्रेशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है भाई, साउंड है, साउंड जैसा वर्ड देख लेते हैं एलिमिनेशन से। अब देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे श्रीली एडवर्ब है, यहाँ सॉफ्ट एडजेक्टिव है, साइलेंटली एडवर्ब है, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन, डन, ऑलराइट। नाउ ब्लैक एरोप्लेन, तो जो फर्स्ट पार्ट था यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके क्वेश्चंस हो गए। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक एरोप्लेन, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक चल रहा था, नहीं, फ्लाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बिगिन हो चुकी है, और फ्लाइट बहुत इजी थी, यानी नॉर्मल थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, और नरेटर बोलते हैं कि 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था पेरिस, यानी इतना हम आगे आ चुके थे, और मैंने क्या देखे, बादल देखे, कौन से, स्टॉर्म क्लाउड, यानी कि तूफानी बादल। They were huge, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky, ऐसा लग रहा था बड़े बड़े काले बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स हैं वो सामने खड़े हुए हैं in front of me, जिसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल मैं टकराऊंगा and I will be no more. I knew I could not fly up and over them, और फिर नरेटर बोलते मुझे पता था ना तो मैं उनके ऊपर से ना ही उनके आसपास से जाकर कहीं से भी फ्लाई कर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ या साउथ साइड में ऐसे फ्लाई करता रहूं जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं होती, इतना मेरे पास फ्यूल भी नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, और इसका मतलब था मुझे जाना ही पड़ेगा, और टू क्या है, मॉडल पढ़ चुके हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा, कहाँ, वापस पेरिस। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, तो मैंने ये चीज सोची बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे घर जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था, अपने घर जा रहे थे वो, तो उसी चीज की वजह से उन्होंने अपनी फ्लाइट जो है वो इस तरीके से कंटिन्यू करी। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैंने जो है सोचा कि अब मेरे को ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, और मैंने रिस्क ले ली। क्या सोचते हो कि भाई मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे घर जाना है, और इस वजह से मैंने क्या किया, अपना जो डकोटा प्लेन है, ओल्ड डकोटा प्लेन, पुराना सा जो डकोटा एरोप्लेन इनका, उसको सीधे सीधे उन्होंने स्टॉर्मी क्लाउड्स में एंटर कर दिया। डन, तो हमें सबके वर्ड्स क्लियर है, मीनिंग पता है क्या बात हो रही है एक्सट्रैक्ट में। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस।
Based on the given extract, choose the option that lists the mean, which would be the most appropriate response. It was an easy flight. The best questions, ये जो पिक्चराइज वाले क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे हैं. तो क्या बोला है, कौन सा मीम है जो आपका बेस्ट काम होता है डेली, राइट, मीम्स फॉरवर्ड करना, जो कि इस लाइन को बहुत अच्छे से बताता है, जो कि क्या है, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. यानी जब नरेटर ने बोला इट वॉज एन ईजी फ्लाइट तो उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हम क्या जवाब दें. तो चलिए मीम्स देखते हैं. नंबर 1 इज यू गॉट दिस, कि हाँ बढ़िया है. नहीं, आप उन्होंने क्या बोला कि इजी फ्लाइट थी, फिर क्या हो गया, स्टॉर्म आ गए, तो ये नहीं बोल सकते हम यू गॉट दिस. सेकंड, इट्स ऑलमोस्ट टू इजी, बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट एट ऑल इजी. तो ये मीम भी क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि स्टॉर्म क्लाउड्स दिख गए थे, तो इट इज नॉट एट ऑल इजी. यू स्पोक टू सून, तुमने बहुत जल्दी ये निर्णय ले लिया, बहुत जल्दी चीज बोल दी, राइट. कैसे बोल दिया इतनी जल्दी कि इट्स इजी, बिकॉज आगे क्या था, बिल्कुल भी इजी चीज नहीं थी, टफेस्ट सिचुएशन थी उनकी लाइफ की. तो यस, थर्ड अप्रोप्रिएट लग रहा है. फोर्थ, द एंड इज नियर, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे हम द एंड इज नियर, बिकॉज ऐसा हमें नहीं पता कि वो सच में नहीं उन्होंने कवर कर लेते हैं, स्टॉर्म क्लाउड से बाहर आ जाते हैं या नहीं. इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि रिस्पॉन्स होगा इस पर्टिकुलर लाइन का, कि तुमने जब बोला द फ्लाइट वॉज ईजी, आई वुड से कि यू स्पोक टू अर्ली. क्लियर. तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी इमेज थर्ड क्या होना चाहिए था आपका राइट आंसर, एज यू कैन सी द ऑप्शन नंबर सी. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिस्क द नरेटर टुक, कि नरेटर ने जो बोला ना आई वुड टेक द रिस्क, ठीक है, इसके बावजूद कि वो जानते थे कि स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं, उन्होंने सोचा भी कि उन्होंने नहीं कर पाऊंगा मैं, मुझे फ्यूल भी नहीं है, फिर भी उन्होंने सोचा नहीं मुझे पेरिस जाना ही चाहिए. ही न्यू व्हाट ही हैज टू डू, बट थिंकिंग अबाउट द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, थिंकिंग अबाउट गोइंग टू हिज होम, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, मैं रिस्क लूंगा. तो उनका जो रिस्क है वो कैसा है, कैलकुलेटेड है क्या, बिल्कुल नहीं. कैलकुलेटेड रिस्क होता तो वहां पर वापस चले जाते. सेकेंड इज इम्पेचुअस, चलो अभी मीनिंग मत पढ़ो, नहीं पता आपको मीनिंग, तो थर्ड और फोर्थ देख लो, एलिमिनेशन से करके देखते हैं. अनअवॉइडेबल, क्या उनका रिस्क अनअवॉइडेबल था, बिल्कुल नहीं. इट वाज अवॉइडेबल इफ ही वुड हैव बीन थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, कि वो जो है कुछ कोशिश करते कि हाँ मैं वापस चला जाता हूँ, या फिर उनके पास दूसरा भी एक तरीका था. तो अनअवॉइडेबल का मतलब उनके पास और कोई चारा ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है. ही हैड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन टू रिटर्न बैक, बट ही चोज द अदर वन, दैट इज टू कंटिन्यू. देन नेविगेबल, नेविगेबल का मतलब क्या होता है कि 100% ट्रैक कर लेना. हम बोलते हैं ना नेविगेशन देख लो, हम जैसे मैप्स वगैरह सर्च करते हैं कहीं पे जाने के लिए, तो नेविगेबल था क्या, बिल्कुल भी नहीं, उनको पता ही नहीं था कैसे क्या करना है. तो इसीलिए सिर्फ क्या ऑप्शन बचता है, बी. अब बी का मतलब नहीं भी पता तो भी आपको आंसर मिल गया एलिमिनेशन से, बट अगर मतलब पता है तो फिर पहले ही कर लेते, जो कि क्या है, एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग, यानी बहुत जल्दी से फैसला ले लेना बिना सोचे समझे, यही किया उन्होंने एक बार भी पॉन्डर नहीं किया इस चीज के ऊपर कि अगर मैं आगे चला जाता हूं तो क्या डेंजर्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं. सो डेफिनेटली उनका जो रिस्क था वो क्या था, ही डिड इट वेरी फास्ट एंड विदाउट थिंकिंग इवन फॉर वंस. क्लियर. तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. डन. ऑल राइट. Next is, in what way might the reference to the Dakota as old be relevant? Dakota को old क्यों बोला गया है, ठीक है, यानी कि इसका नाम नहीं है ओल्ड डकोटा, बस डकोटा एरोप्लेन है, उसका नाम रख दिया है ओल्ड. तो ओल्ड क्यों होगा, चलिए पढ़ते हैं. इट्स एंटीक वैल्यू मेड इट एक्सपेंसिव एंड प्रेशियस टू द नरेटर, क्योंकि वो जो एरोप्लेन था वो बहुत एंटीक था, पुराना था, तो उसकी वजह से वो बहुत ही प्रेशियस था, यानी जो इसका अमूल्य बोलते हैं जिसको, बहुत ज्यादा पैसे वाली चीज थी. किसके लिए, नरेटर के लिए. ऐसा कुछ नहीं, उनको क्या करना, उनको तो सिर्फ फ्लाई करना था उस एरोप्लेन को, तो इसीलिए थोड़ी ना बोलेंगे वो उसको ओल्ड डकोटा, वो भी इस समय जब स्टॉर्म है आगे, तो वो प्रेशियसनेस थोड़ा ना काउंट करेंगे. तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, डेफिनेटली एलिमिनेट हो रहा है. इट इज एम्प्लॉयड बाय द नरेटर एज अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, यानी डियर वर्ड है, पक्का कुछ प्यार से उसको बोल रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं. एंडियरमेंट का मतलब है वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू शो फीलिंग्स ऑफ लव और अफेक्शन फॉर समबडी, यानी कि जब आप किसी को बड़े प्यार से कोई चीज बोल रहे हो, किसी के लिए बहुत प्यार दिखा रहे हो, उसे कहते हैं एंडियरमेंट. ठीक है, तो क्या यहाँ पे वो प्यार से बोल रहे थे अपने एरोप्लेन को ओल्ड डकोटा, बिल्कुल भी नहीं. कंडीशन देखो भाई, आगे स्टॉर्म दिख रहा है, तूफान दिख रहा है, तब प्यार मोहब्बत थोड़ी ना दिखाएंगे अपने एरोप्लेन को, राइट. तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी क्या हो रहा है, डायरेक्टली एलिमिनेटेड. थर्ड वन, इट डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड द स्टॉर्म क्लाउड्स. अब फ्यूल हो या ना हो उससे थोड़ी ना ओल्ड बोल देंगे. फ्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेक नहीं किया जब वो स्टार्ट कर रहे थे फ्लाइट, राइट. तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी क्या है, ओल्ड वर्ड को सिग्निफाई नहीं करता. नेक्स्ट है, इट्स एबिलिटी टू नेगोशिएट द स्टॉर्म क्लाउड्स माइट हैव बीन सस्पेक्ट, यानी कि उनको थोड़ा डाउट होगा कि ये जो स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं क्या उसको नेगोशिएट, यानी क्या उसके साथ एक मोल भाव कर पाएगा, डील कर पाएगा ये एरोप्लेन, क्योंकि ये उनको पता होगा कि उनका एरोप्लेन ये नहीं कर सकता या कर सकता है. ही वाज नॉट श्योर. तो डेफिनेटली दिस कैन बी द आंसर. और वैसे भी बाकी तीन ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, तो सिर्फ लास्ट ऑप्शन है जो आपका आंसर देता है. इट्स एबिलिटी टू नेगोशिएट द स्टॉर्म क्लाउड्स माइट हैव बीन सस्पेक्ट, इट माइट हैव बीन अ समथिंग, जो कि बोल सकते हैं इट वाज कंफ्यूजिंग और इन डाउट. क्लियर. ऑल राइट.
Next is read the statements given below and then select the option that best describes the given statements. तो आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, तीनों पढ़ने हैं स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है किसको आप प्रूव कर सकते हो किसको नहीं कर सकते हो उस तरीके का ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स क्या गिवन है? नंबर 1, द नरेटर्स डिजायर टू रीच होम एंड सी हिज फैमिली मेड हिम कॉम्प्लेसेंट। नाउ इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेसेंट देन इट कैन बी अ डिफिकल्टी। तो कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है फीलिंग टू सैटिस्फाइड विथ योरसेल्फ और विद द सिचुएशन सो दैट यू थिंक देयर इज नो नीड टू वरी। यानी आप या तो अपनी सिचुएशन के साथ या खुद के साथ इतने ज्यादा सैटिस्फाइड हो कि मैं कर सकता हूं, भाई मुझे पता है आई एम द बेस्ट, तो फिर उस चीज की वजह से आपको कोई टेंशन ना हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लेसेंट। तो क्योंकि नरेटर का एक डिजायर था कि उनको घर जाना है और इस वजह से वो कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, दैट इज व्हाई ही वाज सो मच कॉन्फिडेंट। तो ये चीज बोल सकते हो क्या? हमें नहीं पता, राइट? क्योंकि हमें नहीं बताया कि वो कॉन्फिडेंट क्यों थे। क्या वो सच में एक अच्छे पायलट थे इसीलिए कॉन्फिडेंट थे, या फिर वो यही सोच रहे थे कि मुझे घर जाना है अपनी फैमिली से मिलना है इसीलिए उनको टेंशन नहीं था। तो इस चीज के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, ऑप्शंस देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, द नरेटर वाज अनअवेयर ऑफ द थ्रेट दैट द एडवर्सरियल स्टॉर्म क्लाउड्स presented. Was he unaware? Definitely not. He was aware कि storm है, black mountain जैसा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, fuel नहीं है, तो he was aware. तो this is a false statement. Third one, the narrator's decision making was quick but irresponsible as well as dangerous. तो उनका जो डिसीजन था वो बहुत फास्ट लिया उन्होंने, सही है, बट इररिस्पॉन्सिबल, बहुत बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, सोचा ही नहीं उन्होंने कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, एज वेल एज डेंजरस, एंड डेफिनेटली इट वाज डेंजरस। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा सही है, तीनों वर्ड्स क्या बोल रहे हैं इसको सही बोल रहे हैं, यानी 2 फॉल्स 3 ट्रू, फर्स्ट के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। तो लेट्स रीड दी ऑप्शंस। तो क्या पता है हमको भी, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है। तो यहां क्या बोला है? थर्ड ट्रू है, ठीक है। सेकंड कैन नॉट बी इन्फर्ड, नहीं, वी कैन बी, इट कैन बी इन्फर्ड। इन्फर्ड यानी कुछ कह नहीं सकते या कहा जा सकता है। तो हमें पता है सेकंड स्टेटमेंट तो डायरेक्टली फॉल्स है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, सॉरी सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 3 कैन नॉट बी इन्फर्ड। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बोल दिया ना, तो ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो गया? कैंसिल। स्टेटमेंट 1 कैन नॉट बी इन्फर्ड, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। यस, हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं, फर्स्ट के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है। तो अभी तो ये क्लियर दिख रहा है। 1 and 2 आर फॉल्स, नहीं, हम 1 के बारे में फॉल्स नहीं बोल सकते बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि वो सच है या नहीं। तो इसीलिए सी और डी में से अप्रोप्रिएट क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो आपको इसे तुक्का नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली देख लेना है क्या बोला जा रहा है, किस ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते तो वो फॉल्स नहीं है, इट कैन नॉट बी इन्फर्ड। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फर्स्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। मैंने बोला ना ऐसे बहुत से क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको क्या करना है? लिटरेरी डिवाइस देखना है, सिनोनिम एंटोनिम देखना है, नहीं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। तो क्या दिया है? रिस्क, रिस्की, ठीक है। तो रिस्क क्या है? नाम है एक चीज का जो आप ले रहे हो, इमोशन, तो उसे क्या कहते हैं? नाउन। नाम किसी भी चीज का होगा तो नाउन। रिस्की क्या है भाई? जब हम बोले कि दिस टास्क इज रिस्की, यानी उसका क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो नहीं भी पता तो क्लियरली समझ आ रहा है, यानी आपको नाउन और एडजेक्टिव ढूंढना है। तो डेंजर क्या है? नाम है सिचुएशन का, डेफिनेटली इट इज अ नाउन। डेंजरसली क्या हो गया? डेंजरस होता है एडजेक्टिव, दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन, डेंजरसली डन, इट इज एडवर्ब, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सीधे सीधे कैंसिल। नेक्स्ट हजार्ड, हजार्डस, हजार्ड यानी कि गलत, एक पॉइजनस चीज, समथिंग विच इज वेरी डेंजरस। तो हजार्ड क्या है? नाम है, तो इट इज नाउन। अब हजार्डस क्या है? इट इज एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? नाउन और एडजेक्टिव ही चाहिए, तो एक तो मिल गया, सेकंड हो सकता है, थर्ड भी देख लो। पेरिल, पेरिल क्या है? नाम है किसी चीज का, तो ये क्या हो जाता है? नाउन। इसका मतलब है ग्रेट डेंजर और समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस, तो डेंजरस का ही दूसरा वर्ड है पेरिल। और पेरिल के साथ दे दिया है इम्पेरिल्ड। इम्पेरिल्ड क्या है? इट्स अ वर्ब टू पुट समथिंग और समवन एट रिस्क और इन डेंजर, किसी को रिस्क में डाल देना, उसे कहते हैं इम्पेरिल्ड। क्योंकि पेरिल के बारे में बात की गई होती तो पेरिल्ड होता, कुछ होता, राइट, बट इसको चेंज ही कर दिया, तो इट इज इम्पेरिल्ड। तो सीधे सीधे हमको पढ़ना ही नहीं था आगे। डन। नेक्स्ट है कॉशन। कॉशन क्या है? नाम है कि क्या बोलते हैं? सतर्क रहिए, तो उसे क्या कहते हैं? नाउन। और प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन अगेन नाम है कि जो चीज हम ले रहे हैं, जो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? नाउन, यानी सिर्फ एक है जो इनके जैसा है, नाउन एडजेक्टिव, जो कि हजार्ड, हजार्डस। डन। तो इसीलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हजार्ड एंड हजार्डस, नाउन और एडजेक्टिव। डन। ऑल राइट। Next extract is I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane but the sky was empty. यानी अब जो है इनको ब्लैक एरोप्लेन वाला इंसिडेंट हो चुका है, इनको दूसरा पायलट दिख गया है और अब उनको लग रहा है he was safe, ठीक है। और वो क्या देख रहे थे? जब उनको पता चला ना कि ये रनवे है, लाइट्स दिखती है उनको, सिटी लाइट्स, तब उन्हें समझ आता है रनवे आ गया है।
तो वो जो है पीछे देखते हैं किसको, अपने फ्रेंड को, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे। बट जैसे ही वो देखते हैं पूरा स्काई क्या था, एम्प्टी था, उनको कुछ नहीं दिखता। देयर वाज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने फील किया आई वाज सेफ, ही वाज रिलीव्ड। देन उन्होंने देखा, अपने फ्रेंड को देखने लगे, बट ही वाज शॉक्ड कि भाई पूरा स्काई एम्प्टी, वो है ही नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, इट वाज गॉन, इट वाज नॉट देयर। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर एंड ही वाज नॉट एबल टू सी दिस ब्लैक एरोप्लेन एनीवेयर। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और फिर उन्होंने फाइनली लैंडिंग हो गई, बट उनको इस चीज के लिए सॉरी फील नहीं कर रहे थे वो, कि उसको वहीं छोड़कर सीधे चले गए वो, मतलब उसको कुछ भी नहीं किया, प्रॉपर्ली रखा नहीं, कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो नहीं करके डायरेक्टली वो कंट्रोल टावर चले गए। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। और फिर वो जहां कंट्रोल सेंटर था वहां गए, वहां पे एक वुमन बैठी थी, उनसे उन्होंने पूछा वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो कहां है। आई वांटेड टू से थैंक यू बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था उनके लिए, उन्होंने मेरी जान बचाई है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। और वो उनको अजीब तरीके से देखने लगी कि भाई कोई एरोप्लेन था ही नहीं, तो तुम किस एरोप्लेन की बात कर रहे हो, और इसीलिए उनको हंसी आ गई। Another aeroplane up there in the storm, no other aeroplanes were flying tonight। और वो क्यों हंसने लगती है, क्यों सोच रही थी कि ये आदमी क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई एरोप्लेन था ही नहीं, सिर्फ उनका एरोप्लेन था जो कि उस स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था। तो इसीलिए वो बोलती हैं कि वहां पे कोई भी एरोप्लेन था ही नहीं, तो आपको कैसे दिख गया दूसरा एरोप्लेन। इस चीज की वजह से वो शॉक थी एंड शी वाज लाफिंग। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार सो हु हेल्प्ड मी। तो वो यही बोलती है कि सिर्फ आपका एरोप्लेन था जो कि रडार पे भी दिख रहा है, यानी सिस्टम पे दिख रहा है कि आप ही का एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था उस रात को। एंड जब ये चीज सुनते हैं ये नरेटर, तो वो भी सोचते हैं अच्छा फिर मेरे को किसने हेल्प की। क्लियर? तो हमें ओवरऑल समझ आ गया कि क्या चल रहा है इस एक्सट्रैक्ट में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रैक्स द प्रोग्रेशन ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय द नरेटर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि एक्सट्रैक्ट में धीरे धीरे कौन कौन से इमोशंस दिख रहे हैं हमको, किसके, नरेटर के। तो पहली लाइन आपको पता है आई वाज सेफ, अब उसी से हम ऑप्शंस देखते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द एक्साइटेड, सेकंड में दिया हुआ है रिलीव्ड, ऑप्टिमिस्टिक, ट्राइफेंट। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, आई वाज सेफ, यानी कि वो खुश भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं, उन्हें ये भी लग रहा है कि भाई जीत हो गई फाइनली, जो कि थोड़ा लीस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है ट्राइफेंट, क्योंकि कोई जीत वीत का कंपटीशन नहीं था, बट फिर भी इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली रिलीव्ड, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे कि इट वॉज सेफ और आई वॉज सेफ। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ड है चारों ऑप्शन के, उससे तो कोई भी हेल्प नहीं हो रही। चलो सेकेंड ऑप्शन पे मूव करते हैं, सरप्राइज्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, ही वॉज सेफ, फिर वो पीछे टर्न करते हैं ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को देखने के लिए। ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज सरप्राइज कि वो पायलट या ब्लैक एरोप्लेन कहीं नहीं था, द स्काई वॉज कंप्लीटली एम्प्टी। सो सरप्राइज्ड, हाँ भाई ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी कंफ्यूज्ड, यस वी कैन से ही वॉज कंफ्यूज्ड कि भाई कहाँ चला गया पायलट। देन लोनली, लोनली वर्ड नहीं यूज कर सकते कि वो अकेला फील कर रहे थे। भाई क्यों फील करेंगे अकेले, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है पहुंच गए थे, रनवे दिख रहा है, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, तो लोनली वर्ड तो कहीं से कहीं तक फिट नहीं है इमोशन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है, सीधे सीधे एलिमिनेट। देन डी में क्या है, रीअश्योर्ड। रीअश्योर्ड का मतलब क्या होता है, वापस एश्योर्ड होना, यानी खुश हो जाना, चीयरफुल, चीयर अप, बहुत खुश होना। तो वो पायलट नहीं दिख रहे तो वो क्या खुश होंगे, नहीं। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट। यानी ए और बी में अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। थर्ड क्या है, रिलीव्ड। थर्ड ऑप्शन में रिलीव्ड का मतलब जब वो बोलते हैं आई लैंडेड, ठीक है, एंड आई वाज नॉट सॉरी एंड ऑल, जो नेक्स्ट लाइन है, तो आई वाज लैंडेड, बिल्कुल रिलीव्ड होंगे, राइट, कि हाँ फाइनली लैंडिंग हो गई। तो ऑप्शन ए अभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, ही वाज क्यूरियस। अब क्यूरियस वर्ड नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहां बात की गई है कि अब ही वो बोल रहे हैं आई लैंडेड, ठीक है, एंड नाउ ही इज सेइंग कि मैं क्यूरियस हूं। अभी लैंडिंग पे क्यूरियस नहीं है, जब वो जाके कंफर्म करते हैं, इंक्वायर करते हैं, तब वो बोल सकते हो कि ही इज क्यूरियस। ठीक है, तो अभी ऑप्शन जो बी है वो हमें लग रहा है कि हम एलिमिनेट कर दे। चलो फिर भी अगर डाउट है तो नेक्स्ट देख लो, ग्रेटफुल, डिजेक्टेड। ग्रेटफुल क्यों, क्योंकि वो थैंकफुल फील कर रहे थे उस पायलट के लिए, तो यस ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है डिजेक्टेड, यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि ही वाज सैड, कि डिसहार्टेंड, उनका दिल टूट गया, ऐसा टाइप की फीलिंग आ रही है। तो ये कुछ ज्यादा ही स्टेप आगे चले गए हम, राइट, क्योंकि अभी तो वो इंक्वायर करने गए थे, तब वो थैंकफुल थे, ग्रेटफुल थे, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है। लास्ट ऑप्शन भी देख लो, वर्ड देख लो, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड यानी कि बिविल्डर्ड, यानी कंफ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है पैनिक स्ट्रिकन, वो पैनिक कर गए, एकदम से पैनिक अटैक आ गया, डर गए। तो वो डरेंगे क्यों, बस वो शॉक्ड थे, ही वाज परप्लेक्स्ड, ही वाज कंफ्यूज्ड कि फिर किसने मेरी हेल्प की, राइट, लास्ट लाइन वही है कि वो कंफ्यूज्ड है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए है क्या आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका,
एलिमिनेट, ठीक है। तो जब हम क्यूरियस पे पहुंचे थे ना तभी हमको समझ आ गया था, बट फिर भी अगर थोड़ा भी डाउट है डू चेक इट वंस, क्लियर। अब कोई वर्ड है जो आपको नहीं पता हो तो लेट्स जस्ट डिस्कस। ये सारे वर्ड्स तो सेम है, परप्लेक्स बता दिया मैंने, कंफ्यूज होना, डिजेक्टेड मतलब डिसहार्टन फील करना, देन पैनिक स्ट्रिकन यानी डर जाना एकदम से, फाइनली ऑप्टिमिस्टिक being positive, lonely अकेले, elated means very happy, next is appreciative, appreciate करना किसी को कि हाँ बहुत अच्छे, शाबाशी देना, then triumphant पता ही है विक्ट्री की बात की गई है, then reassured means cheer up, इंक्विजिटिव का मतलब होता है इंक्वायर करना, यानी बहुत ज्यादा इंक्वायरिंग जो नेचर होता है ना, जिसका कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, जो उसको कहते हैं इंक्विजिटिव। थैंकफुल, ग्रेटफुल एक ही है, अनसर्टेन, नॉट श्योर, ठीक है। तो ये थे वो कुछ वर्ड्स जिनका मीनिंग अगर आपको नहीं पता देन यू हैव द मीनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, अदर वर्ड्स आर वेरी इजी, डन, ऑल राइट। तो चलिए हमें अपना आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एक्साइटेड, सरप्राइज, रिलीव, ग्रेटफुल, परप्लेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस ये देख के डर जाते हैं हम, और बाप रे इतने सारे वर्ड्स हैं, बल्कि क्वेश्चन क्या था, बहुत ईजी, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लाफ्ड, क्यों हंसी वो, क्योंकि वो ये देख रही थी कि अरे भाई क्या क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पे कोई एरोप्लेन था ही नहीं और तुम पूछ रहे हो दूसरे एरोप्लेन का पायलट कहां गया, इसीलिए वो हंसने लगती हैं। शी फाउंड द नरेटर फनी, नो शी वाज नॉट फाइंडिंग इट फनी कि वाह वाह क्या जोक क्रैक किया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, एलिमिनेट। शी थॉट दिस क्वेश्चन प्रीपोस्टरस, नहीं पता प्रीपोस्टरस, अभी मीनिंग मत देखो, इस ऑप्शन को साइड में रख लो। थर्ड देखो, शी थॉट ही वाज टीजिंग हर, बिल्कुल नहीं, क्या उसको ऐसा लगा कि जो पायलट है वो उनको टीज कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है, इट्स अगेन अ रॉन्ग वन। देन शी वाज रिलीव्ड, द नरेटर वाज सेफ, अब इससे हंसने की क्या बात होगी कि वो हंसेगी क्यों कि नरेटर सेफ थे, राइट, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है, सही आंसर। और नहीं भी पता मीनिंग तभी भी हमको मिल गया अपना आंसर, बट अगर मीनिंग जानना है तो प्रीपोस्टरस का मतलब वेरी सिली और स्टूपिड, लाइक योर क्वेश्चन इज सो सिली मैन, ऐसा टाइप का जो रिएक्शन था उस वुमन का, इसीलिए वो हंसी। सो डेफिनेटली दिस इज ट्रू, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्लियर, ऑल राइट। Next is filled with questions. The narrator decides to place an advertisement in the local newspaper to look for his friend. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सट्रैक्ट बेस्ड नहीं भी है ना, आपको शॉर्ट आंसर 3 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। क्या बोला गया है कि अब ये नरेटर डिसाइड करते हैं कि मैं एक एडवर्टीजमेंट डालूंगा न्यूज़पेपर में पता लगाने के लिए कि वो पायलट कौन थे। अब वो एडवर्टीजमेंट हमको पढ़नी है, रीड द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस फॉर द ब्लैंक्स। और आपको क्या करना है, उस एडवर्टीजमेंट में वर्ड्स डाल के देखना है कौन सा सबसे बेस्ट एड बनेगा, ताकि वो नरेटर अपने जो दूसरा पायलट है उसको ढूंढ पाए, क्लियर। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो दिया क्या हुआ है, लुकिंग फॉर अ पायलट ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन हु डैश एन ओल्ड डकोटा आउट ऑफ स्टॉर्म क्लोथ्स लेट लास्ट नाइट। क्या बोल रहे हैं कि मैं एक पायलट को ढूंढ रहा हूं ब्लैक एरोप्लेन के, कौन, जिसने कुछ तो हेल्प की या कुछ मदद की ओल्ड डकोटा को निकालने में स्टॉर्मी क्लाउड से, ठीक है। बट डैश बिफोर द डकोटा पायलट कुड एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड आफ्टर लैंडिंग, बट उसके पहले कि वो थैंकफुल होते, अपना ग्रैटिट्यूड शो कर पाते, वो एरोप्लेन गायब हो गया या फिर उनको नहीं मिला, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे सेकंड ऑप्शन में। थर्ड है दो कंट्रोल सेंटर एंड रडार डिड नॉट डैश इट्स प्रेजेंस, उसका प्रेजेंस पता नहीं लगा पाए, देख नहीं पाए, उसे कहा जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है, राइट। The Dakota pilot would really appreciate if his friend reached out. Please contact the Dakota pilot at this number. In deep gratitude and eager dash XXX. Lots of hugs लिखा है, XXX का मतलब ये होता है, और यहाँ पे है in deep gratitude and eager, लास्ट में कुछ अच्छा सा लिखा होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है, तो हमें समझ तो आ गई ऐड क्या है, अब हमें वर्ड्स प्लेस करने हैं। तो देखो ऑप्शंस यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रखा है, अब ब्लैंक्स में रखकर हम देखते हैं कौन सा वर्ड बेस्ट है। तो पहला क्या दिया हुआ है, गाइडेड, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन हु गाइडेड एन ओल्ड डकोटा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है, टेंस भी सही है, V2 लगा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो सही बैठ रहा है। यहाँ देख लेते हैं who took an old Dakota out of storm clouds, who took यानी बाहर निकाला, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मान लेते हैं, बट अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट brought, who brought an old Dakota out of storm clouds, जो लेकर आया, चलो ये भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बट मना नहीं कर सकते कि नहीं रख सकते brought को। Then who helped, ठीक है, helped भी सही है, V2 है, चारों में ही इंडेफिनिट पास्ट टेंस लगा हुआ है, और अभी तक तो सही है, कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड वर्ड है disappeared, landed, went away, vanished। क्या दिया हुआ है, late last night but dash before the Dakota pilot could express his gratitude after landing, but इसके पहले कि वो अपना thankfulness gratitude शो कर पाते, उसके पहले ही ये प्लेन जो है it disappeared, ed लगा है, V2 लगा है, बिल्कुल सही, क्योंकि पास्ट में एक्शन हुआ, राइट। तो disappeared यस हो सकता है। नेक्स्ट लैंडेड की बात ही नहीं कर सकते, राइट, क्यों, क्योंकि उसकी लैंडिंग की बात ही नहीं की गई है कि वो लैंड हुआ कि नहीं हुआ और एवरीथिंग, सो वी डोंट नो, सेकंड ऑप्शन अभी नहीं रख सकते इस वाला। देन है वेंट अवे,
हु वेंट अवे, वेंट V2 है, ठीक है, वेंट अवे बोल सकते कि चला गया, तो चलो ये भी सही है। नेक्स्ट है वैनिश, वैनिश नहीं वैनिश्ड होता तो भी हम सोचते हैं क्योंकि पास्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सीधे सीधे एलिमिनेट बिकॉज ऑफ द टेंस। डन। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर, एक्नॉलेज, कंफर्म, मेक नोट। तो थर्ड है दो कंट्रोल सेंटर एंड रेडार डिड नॉट डैश इट्स प्रेजेंस, तो उनकी प्रेजेंस जो है रजिस्टर could not register, could not acknowledge, could not confirm, could not make note। अब make note of होता, make note its presence नहीं होता है, make note of होता, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, सॉरी। देन रजिस्टर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो कंट्रोल सेंटर एंड रडार डिड नॉट रजिस्टर इट्स प्रेजेंस, डिड है ना तो V2 नहीं आ सकता, V1 ही आएगा, ठीक है। तो डिड नॉट रजिस्टर इट्स प्रेजेंस, डिड नॉट एक्नॉलेज इट्स प्रेजेंस, डिड नॉट कंफर्म इट्स प्रेजेंस, ठीक है। कंफर्म और रजिस्टर में थोड़ा बहुत हमको लग रहा है सही है, एक्नॉलेज भी बोल सकते हैं, नहीं देखा नहीं, चलो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं हो रही। नेक्स्ट है एंटिसिपेशन, अप्रिसिएशन, एक्सपेक्टेशन। तो क्या दिया हुआ है, एंटिसिपेशन यानी कि पहले से ही मैं थैंक यू बोल रहा हूं। एंटिसिपेशन का मतलब है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, जो हो सकता है नियर फ्यूचर में। बिल्कुल ये सही है कि नियर फ्यूचर में हम मिल सकते हैं, तो पहले से ही मैं उस फीलिंग को सोचते हुए एंटिसिपेट कर रहा हूं, ठीक है। देन इज अप्रिसिएशन, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन नहीं लिख सकते कि एक्सपेक्टेशन है, इन डीप ग्रैटिट्यूड एंड ईगर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इन डीप ग्रैटिट्यूड एंड ईगर एंटिसिपेशन, परफेक्ट। इन डीप ग्रैटिट्यूड एंड ईगर अप्रिसिएशन, नो। तो यहां पर अप्रिसिएशन, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो कि परफेक्ट है। तो अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, कि प्लेन जिसने गाइड किया देन वो डिसअपियर हो गया बिफोर कि वो थैंक यू बोल पाते, रडार ने रजिस्टर नहीं किया, और फिर फाइनली हम बोल रहे हैं एंटिसिपेशन। लास्ट में हम बहुत बार लिखते हैं ऐसे कि फ्यूचर के बारे में अच्छा को सोचते हुए एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर। इसीलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही। तो यहाँ टेंस की मदद से एक ऑप्शन चला गया था, देन मीनिंग्स की वजह से हमको बाकी तीन ऑप्शन में से हेल्प मिल गई। डन। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर, ऑल राइट। Next is the narrator exclaimed that he was safe। exclaim किया ना, I was safe, exclamation emotion बताता है, तो he was very relieved, excited, wow, finally मैं safe हूँ। Which of the following represented the most immediate threat to the narrator's safety? सबसे ज्यादा थ्रेट किस चीज का था उनको, इमीडिएट, सबसे पहली कोई अगर होती मुसीबत तो उनको क्या दिख रही थी, the black mountain like storm cloud, the depletion of fuel in the last fuel tank, being lost due to non-functioning equipment, the old rattling Dakota एरोप्लेन। तो देखो जो ब्लैक माउंटेन स्टॉर्मी क्लाउड्स है वो इमीडिएट नहीं थे, अभी वो दूर थे, ठीक है, तो वो नहीं था सबसे बड़ा थ्रेट। देन डिप्लीशन, फ्यूल खत्म हो गया, यस, क्योंकि फ्यूल खत्म होने ही वाला था, बचा ही थोड़ा 15 मिनट का था, क्योंकि वो बोलते भी है लास्ट में कि अब मेरे पास शायद 5 मिनट आई गेस उतने का ही फ्यूल बचा है, और आगे फिर उनको दिखता है सिटी लाइट्स रनवे। तो यस, उनके लिए सबसे इमीडिएट जो थ्रेट था वो क्या था, डिप्लीशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट है बीइंग लॉस्ट ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग, नहीं अब तो पहुंच ही गए थे ना, नॉन फंक्शनिंग की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन भी मिल गया था। देन द ओल्ड रैटलिंग डकोटा, कहीं नहीं बोला उन्होंने कि उनका डकोटा प्लांट बहुत रैटल कर रहा है, आवाजें कर रहा है, इस वजह से वो इमीडिएट थ्रेट था, नो। तो अभी सिर्फ एकदम से अगली जो थ्रेट थी उनके लिए, मुसीबत थी, वो यही थी, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता था और उसका और कोई चारा नहीं था, सीधे फिर गिरते वो, एंड ही वुड हैव बीन नो मोर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, द मोस्ट राइट आंसर, क्लियर, ऑल राइट। Next is choose the option that correctly matches the idioms in column A to the story events in column B। तो मुहावरे दिए हैं, उन मुहावरों को आपको मैच करना है जो स्टोरी दी गई है इस चैप्टर से उसके साथ। तो आपको पता होना चाहिए इनका मीनिंग, नहीं पता तो ही ये तो मैं मानती हूँ कि आपको ये इसका तो पता ही होगा, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग एंड टू बी ऑन क्लाउड 9, क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हो, सबसे ईजी होते हैं इडियम्स। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि हमें जब चीजें दिखती हैं सब गलत हो रही है बट उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, उसे कहते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। सो नो मैटर हाउ बैड अ सिचुएशन माइट सीम, देयर इज ऑलवेज हैज सम गुड एस्पेक्ट टू इट, ठीक है। फिर है टू बी ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो अगर आपको इन दोनों का भी मतलब पता है ना तो भी आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। थर्ड है टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, इसका मतलब डे ड्रीमिंग, सोचते रहना, दिन में बिल्कुल खुली आंखों से सपने दिखते हैं ना तो लोग उसको कहते हैं डे ड्रीमिंग, जैसे नरेटर कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। गैदरिंग क्लाउड्स का मतलब होता है अ साइन ऑफ इंपेडिंग ट्रबल और डेंजर, आने वाले डेंजर जो होते हैं ना उसके बारे में जो एक साइन होता है उसको कहते हैं गैदरिंग क्लाउड्स। तो हमें सबसे पहले तो डे ड्रीमिंग से यूज कर लेना चाहिए, तो कि हमको इससे ऑप्शन पता चल जाएगा। तो पहला दिया है द नरेटर रियली वांटेड टू हैव अ हार्टी इंग्लिश ब्रेकफास्ट इवन दो ही रियली ऑट टू हैव टर्न बैक, तो वो डे ड्रीम कर रहे थे, अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए ये हो जाना चाहिए थर्ड का आंसर। तो जिस भी ऑप्शन में थर्ड का फर्स्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट। तो थर्ड का फर्स्ट किस में नहीं है, देखो ए में नहीं है,
बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है सिर्फ, बाकी कुछ देखने की जरूरत पड़ी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का थर्ड। तो आपको ऑलरेडी मीनिंग पता है कि किसका क्या मतलब है, तो अब आपको ऑप्शन तो मिल गया, राइट आंसर, एग्जाम का काम खत्म। अब यहाँ पे एक बार देख भी लो, हर एक क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, सब कुछ गलत हो रहा बट एकदम से कुछ ठीक हो जाए, तो हमें दिख रहा है वो क्या है, द मैन इन द अदर प्लेन वेव्ड एट द नरेटर एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो क्लोजली ड्राइंग हिम आउट। तो सब गलत दिख रहा था बट ये एक अच्छी चीज हो जाती है। देन टू बी ऑन क्लाउड 9 यानी बहुत ज्यादा खुश रहना, तो टू बी ऑन क्लाउड 9 कुछ अच्छा हो गया, तो वो क्या हो गया, एंड देयर इट वाज द वेल लिट रनवे एंड एयरपोर्ट द नरेटर कुड सेफली लैंड। वो सेफ थे, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं थी। टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स यानी कि फर्स्ट वाला ब्रेकफास्ट का सोच रहे हैं, एंड गैदरिंग क्लाउड यानी सब गलत दिख रहा है कि क्या क्या ट्रबल्स आ रहे हैं लाइफ में, तो वो क्या था कि सब इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दे स्टॉप्ड वर्किंग। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, the correct answer. Done? All right. Now the next one is the ball poem, यानी कि ये जो two stories about flying हैं उसकी ये सारे questions थे, बहुत easy थे, elimination method से बहुत question solve हो रहे हैं, ठीक है। Next है the ball poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब इसका मतलब क्या है, देखो, what is the boy now who has lost his ball, यानी कि जो poet है वो सोच रहे हैं अब ये जो बच्चा है वो क्या करेगा जब उसकी बॉल जो है वो घूम गई है। What is he to do? I saw it go. अब वो अपने आप से पूछ रहे हैं, इस बच्चे से बात नहीं कर रहे, वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि अब ये बच्चा क्या करेगा जब उसकी बॉल जो है वो खो गई है, बिकॉज एक बच्चे के लिए उसका टॉय या बॉल बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, तो अब ये बच्चा क्या करेगा। I saw it go. It है तो क्या है वो बॉल, यानी बॉल को जाते हुए पोएट ने देखा। Merrily bouncing, ऐसा लग रहा था कि बॉल बड़ी खुश है और वो खुशी से बाउंस करते हुए जा रही है डाउन द स्ट्रीट, फिर स्ट्रीट के नीचे से गई, एंड देन मेरीली ओवर, फिर एकदम से उछलकर ऊपर आई, मेरीली ओवर कहाँ गई, सीधे गई पानी में, देयर इट इज इन दी वाटर, यानी फाइनली क्या हुआ, बॉल जो है वो पानी में चली गई और इस तरीके से वो बॉल जो है बच्चे की लॉस हो गई है। क्लियर? ऑल राइट। Now the first question is, the extract suggests that the poet is an onlooker observing. Onlooker का मतलब क्या होता है, spectator, audience. A parent recounting the incident. क्या वो एक पेरेंट है, क्या वो मम्मी पापा हैं, ऐसा कुछ नहीं पता है, राइट? वो क्या है, वो कोई और है, वो बच्चे को जानते नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा डर जाता है या बॉल जो है वो गिर गई पानी में तो वो जाके उसको कंसोल करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करते हैं पोएट, तो सेकंड ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। द बॉय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, बिल्कुल नहीं, कोई और ही है, पोएट दूसरे पर्सन है, बॉय दूसरा पर्सन है जिसकी बात वो कर रहे हैं। इमेजिनिंग द इंसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि इमेजिनेशन है, क्योंकि हमको कहीं नहीं बताया गया है ये, सो वी कैन नॉट टेक इट एज एन इमेजिनेशन। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो बेस्ट है, जो कि क्या है कि वो एक स्पेक्टेटर है, ऑडियंस है जो ये सब कुछ देख रहे हैं होते हुए, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, द करेक्ट आंसर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज द पोएट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड द मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल टू, यानी कि जो बॉल है वो बड़ी खुशी से बाउंस कर रही है, तो इसको उन्होंने क्या इंडिकेट करने के लिए बताया है, क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम इन दीज लाइन्स। अब मैरीली जो है वो फर्स्ट में आ रहा है, रिदम होता, राइम होता तो लास्ट वर्ड होता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। सपोर्ट द हैप्पीनेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग, कि ये जो खेलने का एक्सपीरियंस होता है, तक खुश होता है इंसान, उसकी बात कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे इसको टिक करके आ जाएंगे, यानी कि क्या पोएट यहाँ पे खेलने की हैप्पीनेस बता रहे हैं, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है लॉसेस की, तो सेकंड ऑप्शन क्योंकि पोएम की थीम के साथ ही मैच नहीं हो रहा, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। कॉन्ट्रास्ट विद द डिजेक्टिंग फीलिंग ऑफ द बॉय, इस बच्चे की जो एक डिसहार्टनिंग फीलिंग है, उसका दिल टूट गया कि उसकी बॉल जो है वो गिर गई, खो गई, तो उस फीलिंग से कॉन्ट्रास्ट करने के लिए बताया बिल्कुल कि बॉल तो बड़ी खुशी खुशी जंप करते हुए जा रही है, पानी में गिर गई, बट उसके ऑपोजिट क्या चल रहा है, उस बच्चे का दिल टूट गया, ही इज डिसहार्टेंड, ही इज फीलिंग डिजेक्टेड। इंडिकेट द चीयरफुल मूड ऑफ द बॉय, व्हाई वुड ही बी हैप्पी, और उसके लिए नहीं बताया गया है बल्कि बॉल का मूड बताया कि इट वाज हैप्पी, यानी कि सी क्या है द करेक्ट आंसर, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है यहाँ पर इनडायरेक्टली, जो कि पोएट्री में होता है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डन? तो इसीलिए आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आओगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी को नहीं। ऑल राइट। Next question is, choose the situation that corresponds to the emotion behind the exclamation mark in the poem. Exclamation mark कहाँ दिया हुआ है poem में? Merrily over there it is in the water. अब इसको किस तरीके से इमोशन बताओगे कि खुशी खुशी बॉल गई बाउंस करते हुए, एकदम से टिप्पा खाया, बाउंस हुई और ऊपर जाके पानी में गिर गई, यानी फाइनली क्या हुआ, गई बॉल, अब कभी नहीं मिलेगी, तो क्या यहाँ पे आप क्या फीलिंग समझ रहे हो कि ओ नो इट इज जस्ट गॉन, एंड, ये हो गया वो इमोशन, ठीक है? तो जिस भी इमोशन, ये वाला जो पर्टिकुलर इमोशन है, आपको जिस भी इस ऑप्शन में मिलेगा वो होगा आपका राइट आंसर। अब उस इमोशन को पकड़े रहो, अब इस सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन है हे दैट्स नो वे टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज। अब यहां पर हे मतलब
सामने वाले को हम बता रहे हैं कि ये क्या तरीका है, कचरा क्यों फेंक रहे हो वहां पर, तो इसमें क्या आप ये बोल रहे हो अरे रे कचरा फेंक दिया, ऐसा इमोशन है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर हे का मतलब है हम किसी को बुला रहे हैं कि हे स्टॉप इट, वहां पे कचरा क्यों फेंक रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए गया। आई न्यू ही विल फेयर वेल इन हिज ऑडिशंस फॉर यंग शेफ, नाउ वी प्रिपेयर फॉर द सेमीफाइनल्स, यानी इसका मतलब है मुझे पता था कि वो जीत के ही आएगा। तो वो जो श्योरिटी है, सैटिस्फैक्शन है, वो इमोशन है। क्या यहाँ पे ऐसी खुशी है, मुझे तो पता ही था बॉल जाएगी, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, गलत। I don't know where I have placed my ID card. Let me check the bag once more. Finally. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पता नहीं मेरा ID कार्ड कहाँ है, चलो मुझे बैग फिर से चेक करना चाहिए। ओह चलो फाइनली मिल गया, रिलीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चलो मुझे अपना बैग में ID कार्ड मिल गया, तो पर्सन इज रिलैक्स, रिलीव्ड। नेक्स्ट इज I have been trying to call mom for the past 20 minutes and can't get through. मैं 20 मिनट से अपनी मम्मा को ट्राई कर रही हूँ कॉल करने का, बट मेरा फोन लग ही नहीं रहा है। I don't know. Again. का क्या मतलब होता है, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। और अगेन मतलब फिर से ये चीज कैसे हो गई, यानी फिर से मेरा कॉल नहीं लग रहा। तो यहां पर ये चीज क्या है कि गई बॉल, मतलब आप डिसहार्टेंड हो, आपको लग रहा है नाउ इट्स द एंड, ठीक है। आप बुरा फील कर रहे हो, यहां आप रिलीव्ड फील कर रहे हो, यहां पे आप बुरा फील कर रहे हो। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहां कंफ्यूजन ही थर्ड और फोर्थ के बीच में है कि फाइनली यानी डन, बट यहां फाइनली का मतलब पॉजिटिव है कि फाइनली मिल गया मुझको आईडी कार्ड जो है वो बैग में। बट यहां हम बोल रहे हैं कि फोन नहीं लग रहा, मतलब फिर से हो गई ये चीज, फाइनली फिर से मेरा फोन नहीं लग रहा है। तो यहां पर आपका इमोशन कहीं ना कहीं मैच हो रहा है इस वाले से, इसीलिए आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो इसीलिए हम ऑप्शन 4 को टिक करके आएंगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द पोएम बिगिंस विद अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम द स्पीकर, यानी जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, व्हाट इज ही टू डू, या फिर व्हाट इज द बॉय गोइंग टू नाउ डू, जो कि जिसकी बॉल घूम गई, ऐसे करके जो लाइन है। तो वो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि द स्पीकर वांट्स द बॉय टू आंसर द क्वेश्चन। वो बातचीत कर रहे हैं क्या उससे, नहीं, वो वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन लुकर है, वो स्पेक्टेटर है, ऑडियंस है। एक्सपेक्ट्स द पासर्स बाय टू रिस्पॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चाहते हैं वहां के जो भी लोग जा रहे हैं उनसे उनको आंसर चाहिए। इज लुकिंग फॉर आंसर्स इन अ सेल्फ हेल्प बुक, कोई बुक है और उसमें अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, क्या वो अपने आप में सोच रहे हैं, क्या अपने आप से बात कर रहे हैं कि अब ये बच्चा क्या करेगा। यस, वेरी इजी। तो सेकंड जो आपका डी ऑप्शन है, सॉरी जो लास्ट ऑप्शन है, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट और डायरेक्ट आंसर, जिसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। तो इसीलिए आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि पोएट यहाँ पे खुद से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने आप में कि अब ये बच्चा क्या करेगा। ऑल राइट, ओके। Next is alliteration is a literary device that occurs with the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. Alliteration एक ऐसी poetic device है जिसको हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि कोई एक पर्टिकुलर साउंड जो कि बिगिनिंग में होना चाहिए, शर्त यही है, और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में वो रिपीट हो, उसे कहते हैं alliteration। बहुत ईजी है, आपको दे भी दिया है यहाँ पर डेफिनेशन। Pick the option that showcases an example of alliteration from the extract. तो मीनिंग पता है, नहीं भी पता था तो डेफिनेशन दिख गई। अब चलो ढूंढते हैं कहाँ alliteration है। What is the boy now? अब यहाँ पर देखो WITBN, ये है स्टार्टिंग के वर्ड। क्या साउंड रिपीट हो रहा है कोई सेम नहीं, तो ए तो गया। Who has lost his ball? तो यहाँ पर who WH, her, has में her, then his में भी her आ रहा है साउंड, तो हाँ ये रख सकते हो। Then I saw it go, तो यहां पर आई देख के मत लगा देना, वहां I है, आ साउंड, और यहां पर it है, ई साउंड है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, सेम साउंड नहीं है वो। And then merrily over, and में A T then M O सेम है क्या, नहीं, यानी डायरेक्टली हमको मिल चुका है B, जहां पर her साउंड जो है वो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड और बिगनिंग में प्लेस्ड वर्ड्स पे रिपीट हो रहा है। तो बहुत ईजी है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाना चाहिए, द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑल राइट। Next is the second extract. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude him. Sample question paper पे उठाओगे ना, ये वाला extract जरूर दिया है, और यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट दिया है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो, इस पे क्वेश्चन शायद आ जाए, भाई एग्जामिनर का फेवरेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या की गई है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। जैसे ही बॉल चली जाती है उसके बाद एक जो अल्टीमेट फाइनल जो एक सैडनेस थी उसकी वजह से वो बच्चा जो है हिल गया, ही शॉक, मूव ही नहीं कर रहा। As he stands rigid, trembling, staring down, बिल्कुल रिजिड है, फर्म है, हिल नहीं रहा, नीचे देख रहा है और ट्रेम्बलिंग, शिवर कर रहा है।
अंदर ही अंदर डर रहा है, सैडनेस है उसके अंदर कि अरे मेरी बॉल अब मुझे वापस नहीं मिलेगी। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर क्या है? पोर्ट। हार्बर का क्वेश्चन भी देखना या रिपीट होगा, इसके पहले भी हम सैंपल क्वेश्चन पेपर में हार्बर पे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हार्बर का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी बताए, तो वो याद कर लेना। तो हार्बर का मतलब जहां पे शिप वगैरह, पोर्ट जो होता है उसको बोलते हैं। तो वो सारी चीजें जो उसको याद आ रही है, मेमोरीज, जो कि वहां फाइनली चली गई। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। उसकी बॉल चली गई, और पोएट बोलते हैं कि मैं जाकर इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, मैं जाकर उसको कंसोल नहीं करना चाहता था। क्यों? आगे जाके हमको पता है, क्योंकि पूरी पोएम इस बारे में कि बच्चे के लिए अब वो फाइनली डे आ गया है जब उसको ये चीजें सीखनी है कि लाइफ में बहुत सी चीजें, बहुत से लोग हैं जो हम खो देंगे, तो उसके साथ डील कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ इंट्रूड का मतलब है टू एंटर अ प्लेस और सिचुएशन विदाउट परमिशन और वेयर यू आर नॉट वैलिड और वेयर यू आर नॉट आस्क्ड और वांटेड, यानी आपको बताया नहीं गया, बिना इन्विटेशन किसी चीज में इंटरफेयर करो, उसको बोलते हैं इंट्रूड करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। The poet uses the word ultimate to describe the boy's reaction. ठीक है, ultimate यूज करते हैं वर्ड वो। Pick the meaning that does not display what ultimate means in the context given. यानी कि जहां पर ultimate वर्ड यूज किया है ना, वहां आप इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं रख सकते। तो अल्टीमेट ग्रीफ यानी बिल्कुल फाइनल जो एक था वो था सैडनेस। तो कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। यस, एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉस्ट बॉल, वो जो है अल्टीमेट ग्रीफ था। तो यस, कॉन्सिक्वेंट सही वर्ड है। बोला क्या है? यू कैन नॉट यूज द वर्ड डज नॉट, ध्यान में रख लो, ये चीज दिमाग में रख लो, डज नॉट बोला है। नेक्स्ट है फाइनल। अल्टीमेट का मतलब ही क्या होता है? फाइनल, राइट? तो फाइनल ग्रीफ जो है उसकी वजह से वो वहां पे रिजिड खड़ा है, ही इज ट्रेम्बलिंग। तो यस, बी इज आल्सो राइट। कंक्लूसिव, कंक्लूजन क्या था बॉल के जाने का? कि ही इज फाइनली वेरी सैड। तो अल्टीमेट और कंक्लूसिव यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फेटफुल। फेटफुल का मतलब क्या होता है? हैविंग एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द फ्यूचर, कि उसकी वजह से फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त जो चीज हुई उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो है कि ही वॉज सैड। तो फेटफुल इज नॉट द वर्ड जो हम यहाँ पर अल्टीमेट की जगह रख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस इज द रॉन्ग वर्ड एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये वर्ड वहां नहीं रख सकते, और डज नॉट ही बोला था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। डन, ऑल राइट। Next is the boy is very young in this poem. As a mature, balanced grown up, he might look back and think that his reaction of ultimate shaking grief was. तो अब क्या बोल रहे हैं? तब वो छोटा बच्चा था, अब यही जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, और एज अ मैच्योर पर्सन अब वो ये सारी चीजें जब देखेगा तो कौन सा ऑप्शन है जो कि उसके दिमाग में आएगा। ठीक है, सो ही वुड थिंक कि उस वक्त जो भी उसका अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ वाला जो एक रिस्पॉन्स था, इट वॉज डिसप्रपोर्शनेट टू द लॉस, यानी कि जो लॉस था बहुत छोटा था, और उस हिसाब से एक जो लैमेंट कर रहा था, ये जो दुख प्रकट कर रहा था, जो अल्टीमेट ग्रीफ है वो क्या था? बहुत ज्यादा था। ऐसा कुछ नहीं है, उस वक्त उसके लिए लॉस उतना ही बड़ा था जितना अभी हमारे लिए कोई पैसे का लॉस, जॉब का लॉस, ये सब हो जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? गलत, वो ये नहीं सोचेंगे। प्रिटेंशन टू प्रोक्योर अ न्यू टॉय। प्रिटेंशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अपीयर मोर इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल देन यू रियली आर इन ऑर्डर टू इंप्रेस अदर पीपल, यानी कि फेक करना, ये इसका रियल मीनिंग है। यहाँ पे क्या मतलब है कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि उनको नया टॉय मिलेगा, इसीलिए वो दिखावा कर रहे थे कि अरे वाह नया टॉय मिलेगा, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस देन, कि उस वक्त उनको जो भी एक्सपीरियंस था उस हिसाब से उन्होंने ये स्टेप लिया। हाँ ठीक है, समझ सकते हैं, उस वक्त उनका जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से उनके लिए वो लॉस था, तो वो दुखी हो गए। अ रिएक्शन टू द फेलियर ऑफ रिट्रीविंग द टॉय, क्योंकि वो वापस से टॉय नहीं ला पाएंगे, इसीलिए वो रिएक्शन था, वो फेलियर कि मैं नहीं ला पाऊंगा वापस, इसलिए वो सैड थे। कुछ कह भी नहीं सकते इसके बारे में कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जस्टिफाइड एंड सिमिलर टू व्हाट इट वुड बी करेंटली, और बिल्कुल सही है और जस्टिफाइड है जैसा कि अभी होता। अब देखो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको ये तो चीज पता है कि 1 और 2 नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम एलिमिनेशन यूज करके जहां पे भी 1 और 2 दिया उसको हटा दे। तो देखो 2A में दिया है, हटा दो, B में 1 दिया है, हटा दो, C में 2 दिया है, हटा दो, क्या बचा? D। क्या है आपका राइट आंसर? D। यानी सिर्फ थर्ड एंड फिफ्थ जो है वो सही है। इट वॉज अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस देन एंड इट इज जस्टिफाइड एंड सिमिलर टू व्हाट इट वुड बी करेंटली। क्लियर? तो इसीलिए फोर्थ जो हम बोल रहे थे ना, कुछ नहीं बोल सकते, वो गलत है। तो थर्ड एंड फिफ्थ क्या राइट आंसर, यानी पहले 2 ऑप्शन से ही आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। डन, ऑल राइट। Next is pick the option that lists the boy's thoughts matching with the line as he stands rigid, trembling, staring down. तो जब वो मूव भी नहीं कर रहा, शिवर कर रहा है, धीरे नीचे देख रहा है सिर्फ, उस वक्त उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही होंगी। पहला दिया है I wonder how can I retrieve the ball, I guess I will need help। क्या उसके दिमाग में ये चल रहा है मैं बॉल वापस कैसे लेकर आऊं, मुझे किसी की मदद की जरूरत है? नहीं, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी बॉल चली गई, वो रिएक्शन है। तो ए क्या है? गलत। Good riddance. Now can I get a new one? I have been waiting for a while. Good riddance का मतलब होता है said to express relief at being free of an unwanted person or thing. नहीं भी पता तो भी आगे का पढ़ लो कि अब मुझे नई बॉल मिलेगी। क्या उसके दिमाग में ये चल रहा है? नहीं, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत।
थर्ड है आई थिंक आई कैन कैच इन इट इफ आई रन थ्रू दिस एली, आई मस्ट कट इट ऑफ बिफोर इट फॉल्स इनटू द हार्बर। क्या उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं भाग के जाता हूँ, कैच कर लेता हूँ बॉल को इसके पहले कि वो चली जाए पानी में? नहीं, वो जा चुकी है पानी में। तो थर्ड भी गलत, यानी बचता क्या है? फोर्थ। एक बार पढ़ लेते हैं। ओ आई हैव लॉस्ट इट, इट्स गॉन फॉरएवर, दैट वाज ऑल द टाइम आई हैड विद इट, दैट टाइम इज ओवर। यस, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि गई मेरी बॉल हमेशा के लिए, अब मुझे वापस नहीं मिलेगी। इट वाज समथिंग वेरी क्लोज टू मी एंड नाउ आई कैन नॉट गेट इट बैक। तो इसीलिए जो डी ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव द हैबिट ऑफ एलिमिनेटिंग। एमसीक्यू में वही करो, ठीक है? तो 1 2 3 हट गया, इसीलिए क्या बचा? फोर्थ ऑप्शन। डन, ऑल राइट। Next is why does the speaker choose not to intrude? This is so because the poet, वो बोलते मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? हमें पता है पूरी पोएम में बात किसकी हुई है कि अब इस बॉय के लिए फाइनली वो डे है जब उसको क्या करना चाहिए, सीखना पड़ेगा कि जब कोई चीज घूम जाती है या हम किसी पर्सन को खो देते हैं तो कैसे डील करेंगे, क्योंकि आगे जाके लाइफ में यही चलेगा, लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो वो क्या सिखाना चाहते हैं, क्यों वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? नंबर 1, नोज दैट इट वुड एम्बैरेस द बॉय, आगे पढ़ो ही मत। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। फील्स दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट बॉय लर्न एन इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल, कि बिना उसको डिस्टर्ब किए वो खुद से सीखे कि बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का, कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ। तो बी क्या है? इज द करेक्ट आंसर। रियलाइजेस दैट ही डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या बोला है कि मैं चाहूं तो मैं उसको बोल सकता हूं 1 बॉल 2 बॉल हम और बॉल खरीद लेंगे, पैसे ले लो, वो बोलते भी ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं, उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मेरे पास पैसे कम है इसीलिए मैं जाके कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो सी भी क्या हो गया? एलिमिनेट। एक्सपीरियंसेस सेंस ऑफ डिस्ट्रेस हिमसेल्फ बाय लुकिंग एट द बॉयज कंडीशन, क्योंकि वो खुद सैड फील कर रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है और इसीलिए वो जाके उस बच्चे से बात नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। सो बी क्या है आपका डायरेक्ट आंसर, जो कि थीम के बारे में बात करता है ऑफ द पोएम। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? दैट बी फील्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि बच्चा अनडिस्टर्ब इस चीज को समझ ले, दैट इज द करेक्ट थिंग। क्लियर? ऑल राइट। Next is choose the option that lists the meaning of harbor as used in the extract। आ गया फिर से harbor का क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी अलग से आया था ये। तो हार्बर का इसमें से कौन सा वर्ड है जो मीनिंग सही है? तो हमें पता है जहां पर ही शिप पार्क करते हैं। सो अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स में मूर इन द शेल्टर, बिल्कुल यही है इसका राइट मीनिंग। इसके अलावा अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, कीप इन वंस माइंड स्पेशली सीक्रेटली, शेल्टर और हाइड। तो बाकी तो जा ही नहीं रहे मीनिंग, तो जहां पे भी 1 होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो लेट्स सी दी ऑप्शंस। भाई डायरेक्टली गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट है, तो वही क्या है आपका डायरेक्ट राइट आंसर। हार्बर का मतलब ही यही है। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally end this MCQ session for the chapter 2 stories about flying and the ball poem। इसके अलावा जो आगे का चैप्टर है, जो आगे की पोएम्स हैं, उन्हें हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ आई होप आपको अभी तक जितने भी एमसीक्यूज इस क्वेश्चन बैंक में हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो गए हैं। और इतनी जल्दी जल्दी मैं क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आपको समझ आए कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो दैट हम यहाँ टाइम वेस्ट ना करके वो इफेक्टिव मेथड देखें कि मैं कैसे करती हूँ वैसे ही आप करोगे वहां। ठीक है? एलिमिनेशन चूज करो, क्वेश्चन समझो, फाइनली विल गेट द आंसर। डन? तो इस तरीके से हम एंड करते हैं एमसीक्यू सेशन यहाँ पर। बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स जिनके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी एमसीक्यूज हम इसी तरीके से डिस्कस करके फाइनली आप जो बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव, वो भी हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेट्स जस्ट गेट डन एंड डस्टेड विद द एमसीक्यूज। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।